20 लाख रुपए में महामंडलेश्वर बना देंगे। मुझे 20 लाख रुपया व्यवहार का है। दोस्तों 20 लाख रुपए दीजिए और महामंडलेश्वर बन जाइए। 25 लाख का व्यवहार कर दीजिए और जगत गुरु की गद्दी आपकी, जमीन अखाड़े के नाम कर दीजिए और आपको सीधे उस पद पर बिठा दिया जाएगा जिस पद तक पहुंचने के लिए साधु संत जीवन भर तपस्या करते हैं, हिमालय की गुफाओं में सालों साल साधना करते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन इस देश में सनातन धर्म की सबसे पवित्र माने जाने वाली गद्दियों पर आज बाकायदा रेट लगा हुआ है, बोली लग रही है, सौदा हो रहा है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये किसी विरोधी नेता की तरफ से लगाया गया आरोप नहीं है, ये देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन का काला सच है जो कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें खुद अखाड़ों के महंतों ने अपने मुंह से ये रेट कार्ड बताया है। जिस सरकार के मुखिया गेरुआ पहन करके सनातन का सबसे बड़ा रक्षक होने का दावा करते हैं, उसी सरकार के राज में सनातन की सबसे ऊंची गद्दियां किश्तों में बिक रही है। नमस्ते साथियों, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। आज एक साथ 3 बड़ी खबरों पर बात करूंगा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन जब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों खबरें उसी एक सड़ चुके तंत्र की अलग अलग परतें हैं जो पिछले कुछ सालों में देश के हर संस्थान में गहरी होती चली गई है। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां देश के एक जज साहब ने ऐसी टिप्पणी की है कि पूरा देश हैरान है। दूसरी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जहां न्याय की एक ऐसी मिसाल कायम की गई है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे तंत्र पर करारा तमाचा है। और तीसरी खबर वही स्टिंग ऑपरेशन है जिसने अखाड़ों के अंदर बैठे धर्म के ठेकेदारों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। दोस्तों एक एक करके तीनों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात कहनी बहुत जरूरी है। हमारे मिलॉर्ड्स को न जाने क्या हो गया है, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं और किसी को भी बोल रहे हैं। खासकर अगर सामने विपक्ष का कोई नेता खड़ा हो तो फिर तो जैसे मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद असंवेदनशील भी है। और ये बयान किसी छोटे मोटे अधिकारी या नेता के नहीं आ रहे हैं, ये बयान है देश के सबसे उच्च न्यायालय की उस कुर्सी से आ रहे हैं जहां बैठे व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर शब्द तौल तौल करके बोलेगा, हर टिप्पणी में मर्यादा का पूरा ख्याल रखेगा। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियों में है। मामला टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उनके खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें पूछताछ के लिए इन पर्सन बुलाया। महुआ ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकती क्योंकि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो सार्वजनिक स्थानों पर जाती हैं, बीजेपी के लोग उन पर अंडे फेंकते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। माहौल बहुत अराजक हो चुका है। इसी परेशानी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, बस थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी सहूलियत मांगने, और यहाँ जो जवाब मिला वो सुनकर के आप सिर पीट लेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच से टिप्पणी आई कि आप राजनीति में हैं और अंडे से डरती हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो गोलियां खाई थी और आप हैं कि अंडों से डर रही हैं। ये बयान अपने आप में इतना असंवेदनशील है कि इस पर जितनी बात हो कम है। सोचिए, एक महिला सांसद, एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि अपनी सुरक्षा की चिंता लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत में जाती हैं और उसे ये ताना सुनने को मिलता है कि तुम राजनीति में हो तो अंडे तो क्या, गोलियां भी खानी चाहिए। क्या ये वो न्यायालय है जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी? क्या ये वो भाषा है जो न्याय के मंदिर से आनी चाहिए? एक न्यायाधीश का काम फैसला सुनाना है, तर्क करना है, तथ्यों की जांच करना है। उसका काम पीड़ित को उपदेश देना नहीं है कि आप गोली क्यों नहीं खाते। और सबसे शर्मनाक बात, इस तुलना में स्वतंत्रता सेनानियों को घसीटा गया। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने अंडमान की काला पानी की सजा भुगती, उनकी तुलना एक सांसद के अंडे ना खाने से करना, ये अपने आप में इतिहास का अपमान है। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि यहां प्रवक्ता बीजेपी के नहीं बल्कि टीएमसी की तरफ से बात रखने वाले सौरभ भट्टाचार्य जैसे तमाम लोगों ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जज की ये इच्छा है कि महुआ मोइत्रा को गोलियां खानी पड़े? हमने किस तरह से बड़बोले लोगों को जज नियुक्त कर दिया है? क्या हम अपनी संवैधानिक अदालतों के जजों से इसी तरह के न्यायिक आचरण की उम्मीद करते हैं? यही वजह है कि आज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि न्यायिक जवाबदेही की व्यवस्था को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये बात बहुत मायने रखती है। हमारे देश में एक अंधी मान्यता चल पड़ी है कि मिलॉर्ड ने जो कह दिया है वो ब्रह्म की लकीर हो गया है।
अब उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन जब जज की टिप्पणी ही असंवेदनशील हो, जब जज ही मर्यादा भूल जाए, तो उस पर सवाल उठाना हर लोकतांत्रिक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा, जो लंबे समय से अदालतों की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, उनकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आनी चाहिए? और ये सीजीआई की टिप्पणी नहीं है, सीजीआई की टिप्पणी नहीं है। हाल के दिनों में सीजीआई की तरफ से ऐसी टिप्पणी आती रही है, लेकिन ये टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब की तरफ से आई है। मैं नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ बोलूं। न्यायपालिका की गरिमा का सवाल होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणियां आती हैं तो टिप्पणी तो बनती है। आपको क्या लगता है इस टिप्पणी की जरूरत थी? एक महिला सांसद अपनी बात कहने गई, आप राहत देने रियायत देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो। लेकिन ये कहना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने गोलियां खाई सीने पर इसलिए तुम अंडे खाओ। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के बड़े नेता कीर्ति आजाद ने भी इस पर बड़ा तंज कसा है। और ये तंज सिर्फ जज साहब पर नहीं है, ये उस पूरे तंत्र पर है जो न्यायपालिका को धीरे धीरे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, कम से कम अंग्रेजों के चाटुकारों के वंशज अब हम पर गोलियां तो नहीं चला रहे, बस फर्क इतना है कि गोलियों की जगह अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तंज के पीछे बहुत गहरा राजनीतिक इतिहास है। संघ और उसके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई, ये किसी से छिपा नहीं है। सावरकर जैसे लोग, जिन्हें आज वीर कहा जाता है, वो अंडमान में बाकायदा माफी मांगते हैं। पेंशन के लिए चिट्ठियां लिखते थे कि 50 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा है, कृपया 55 कर दीजिए। ये इतिहास किताबों में दर्ज है। विक्रम संवत जैसे उनके प्रशंसक इतिहासकारों की लिखी किताबों में भी दर्ज है। तो जब कीर्ति आजाद ये याद दिलाते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं है, ये इतिहास का आईना है। असल बात यह है कि आमतौर पर माना जाता है कि न्यायपालिका में बैठे लोगों का जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत तार्किक होता है, बहुत साइंटिफिक होता है, बहुत संजीदगी और सादगी से अपनी बात रखते हैं, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब सर्वोच्च अदालत के मंच से ऐसी भाषा निकलती है, जैसे किसी चाय की टपरी पर, किसी तहसील के पान की दुकान पर या किसी नुक्कड़ के अड्डे पर सुनने को मिलती है, तो ये पूरे संस्थान की गरिमा पर सवालिया निशान लगा देती है। ये मामला अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं जो न्यायपालिका की उस पवित्रता को धूमिल कर रही है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई है। ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के तंत्र पर, पूरे योगी मॉडल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मामला 19 सितंबर 2024 का है, जिला चंदौली। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पुलिस कैसे काम करती है, खासकर तब जब पीड़ित की तरफ मुसलमान हो और उसकी गाड़ी से किसी भी तरीके का मवेशी, कोई गाय, कोई बछड़ा मिल जाए तो पूरा तंत्र एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जरूर ये गौकशी के लिए जा रहा था। इस पूर्वाग्रह के आधार पर लोगों की गाड़ियां जब्त कर ली जाती है, मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, महीनों सालों तक अदालतों के चक्कर लगवा दिए जाते हैं और असली जांच तो कभी होती ही नहीं। लेकिन इस बार पुलिस को लेने के देने पड़ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बोलती बंद हो गई है। कोर्ट ने न सिर्फ जब्त गाड़ी को छोड़ने का आदेश दिया, बल्कि पीड़ित को 5.25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इसे कहते हैं असली न्याय। जो पुलिस बेकसूर लोगों को परेशान करने में मस्त थी, अब उसी को अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ेगा। पूरा मामला समझिए। पुलिस का दावा था कि उन्होंने चंदौली में एक गाड़ी को रोका जिसमें 2 गाय और एक बछड़ा मिला। आरोप था कि इन्हें गौवध निवारण अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिहार ले जाया जा रहा था ताकि वहां इनका वध किया जा सके। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, गाड़ी जब्त हुई, गिरफ्तारी हुई, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा भी लगा दी गई, यानी कागजों पर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो असली तस्वीर सामने आई। याचिकाकर्ता ने साफ कहा कि गाय और बछड़ा उत्तर प्रदेश के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाया जा रहा था। न कोई बिहार जाने का इरादा था, न कोई वध करने का योजना था। और सबसे बड़ा आरोप उसने ये लगाया कि जब उसके ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को अवैध रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो झूठे मामले में फंसा दिया गया। सोचिए, ये आरोप सच है तो कितना संगीन आरोप है। एक तरफ आपकी सरकार सनातन की रक्षक होने का दावा करती है, दूसरी तरफ आपकी ही पुलिस पैसे लेकर के गाय काटने वालों को छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। और पैसा नहीं मिले तो जो बेगुनाह गाय को यूं ही ले जा रहा है उसे भी गौकशी के आरोप में फंसा देती है। ये
कैसा दोगला चरित्र है, ये कैसा तंत्र है। कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद बहुत सटीक बात कही। जज साहब ने कहा कि जब्त करने वाले अधिकारी का पूरा तर्क बस एक धारणा पर आधारित था, क्योंकि चंदौली की सीमा बिहार से लगती है, इसीलिए मान लिया गया कि जानवरों को बिहार ले जाने का इरादा रहा होगा। यानी सबूत के नाम पर सिर्फ भूगोल का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर पास है तो कयास लगा लो। ये न्याय नहीं है, ये अंधाधुंध बदमाशी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा का पास होना अपने आप में अवैध परिवहन का सबूत नहीं हो सकता। अधिकारी ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहे कि जानवरों को सच में बिहार ले जाया जा रहा था। न ड्राइवर का कोई पुख्ता बयान था, न कोई दस्तावेजी सबूत था, न कोई स्वतंत्र गवाह था, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी से नहीं कोई बीफ मिला, ना कोई काटे गए मवेशी के अवशेष मिले। यानी पूरा मामला हवा हवाई था, और उस हवा हवाई मामले में एक इंसान की गाड़ी महीनों तक जब्त रही। उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, उसकी इज्जत सरेआम नीलाम की गई। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी जिंदगियां इस तरह की फर्जी मुकदमों में बर्बाद हो गई होगी। हर वो व्यक्ति जिसके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचने के संसाधन नहीं है, वो आज भी सलाखों के पीछे या इसी तरह के मुकदमों के बोझ तले दबा हुआ है। ये एक सिस्टमैटिक बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए ऐसे कड़े फैसलों की बहुत जरूरत है। अब आते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर पर, जो एक तरह से इस पूरे दौर के सबसे बड़े पाखंड की पोल खोलती है। आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ को देखिए, जो अपने भाषणों में सनातन की रक्षा की सबसे बड़ी बात करते हैं। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, जो हर मंच से हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक होने का दावा करते हैं। और फिर आप उन अखाड़ों की तरफ देखिए जिन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ये वो नाम है जिनका जिक्र आते ही श्रद्धा से सिर झुक जाना चाहिए। लेकिन दैनिक भास्कर ने अब इन अखाड़ों में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, तो जो सच सामने आया वो सुनकर के आपकी आत्मा कांप जाएगी। भास्कर का रिपोर्ट एक फर्जी पहचान लेकर के इस अखाड़े तक पहुंची। उसने खुद को अमेरिका से लौटा हुआ एक आईटी प्रोफेशनल बताया। कहा कि पिछले 15-20 सालों से अमेरिका के क्यूब टेर्नो में नौकरी की, वहां वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचा, खूब पैसा कमाया, उज्जैन और मेरठ में जमीनें भी है, और अब कॉर्पोरेट लाइफ से मन भर गया है, धर्म की राह पर चलना चाहता हूं, लेकिन साधारण साधु नहीं बनना है, सीधे मंडालेश्वर बनना है। इसके लिए जो पैसा या जमीन देनी हो देने को तैयार हूं। और फिर जो सामने आया वो अकल्पनीय था। तीनों बड़े अखाड़ों में महंतों और श्री महंतों ने बड़े इत्मीनान से रेट कार्ड बता दिया। महामंडलेश्वर बनने का रेट 20 लाख का व्यवहार करो, महामंडलेश्वर बन जाओगे। 25 लाख करो तो जगत गुरु तक की गद्दी मिल सकती है। स्नान भी अखाड़े के नाम से रहेगा और तुम्हें वो पद मिलेगा जिस पद तक असल में सालों की तपस्या के बाद पहुंचा जाता है। 20 लाख रुपए में महामंडलेश्वर बना देंगे। मुझे 20 लाख रुपया व्यवहार का है। जमीन अखाड़े के नाम करो, महामंडलेश्वर बना देंगे। अखाड़े के नाम उसका ओनरशिप है। ये सुनकर कुछ सवाल एक साथ मन में उठते हैं। पहला सवाल, क्या सनातन धर्म की गद्दियां आज मंडी में बिकने वाला सामान बन गई है? दूसरा सवाल, अगर 20-25 लाख देकर के कोई भी महामंडलेश्वर आज जगत गुरु बन सकता है, तो फिर उस साधना का क्या मतलब जो असली संत जीवन भर करते हैं? तीसरा सवाल, वो लोग जो इन अखाड़ों में असल में तपस्या कर रहे हैं, जो सालों साल एक एक पल जीवन के त्याग में गुजार रहे हैं, उनके साथ ये कितना बड़ा अन्याय है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सरकार के मुखिया खुद सनातन का सबसे बड़ा झंडा बरदार होने का दावा करते हैं, उनकी नाक के नीचे ये पूरा गोरख धंधा कैसे चल रहा है? ये पूछा जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस स्टिंग के बाद क्या कार्रवाई की। क्या किसी महंत के खिलाफ कोई एफआईआर हुई? क्या धार्मिक भावनाओं के व्यापार के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया? जवाब है कुछ भी नहीं। सब कुछ खामोशी में दफन कर दिया जाता है, क्योंकि इनका असली रिश्ता सनातन से नहीं, इनका असली रिश्ता उस राजनीति से है जो सनातन के नाम पर वोट बटोरती है, लेकिन असली धर्म को खोखला करने में सबसे आगे है। कुल मिलाकर के तीनों खबरें एक ही तस्वीर पेश करती है। एक तरफ न्यायपालिका की गरिमा गिर रही है, जज बंद कमरों की भाषा में महिलाओं को उपदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का पूरा तंत्र सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है और अपराधियों से पैसे लेकर के छोड़ा जा रहा है। और तीसरी तरफ धर्म का पूरा ढांचा किश्तों में बिक रहा है। गद्दियां पैसे में मिल रही हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। जिस सरकार पर सनातन की रक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वही सरकार इसे सबसे तेजी से बर्बाद करने में लगी है। और जनता को ये सब सिर्फ भाषणों में सुनाया जाता है कि हिंदू संस्कृति पर खतरा है, हिंदू धर्म को बचाना है, लेकिन असली खतरा तो बाहर से नहीं आ रहा है। असली खतरा इन्हीं दुकानदारों से आता है जो हर पवित्र चीज पर रेट कार्ड चिपकाए बैठे हैं। बहरहाल
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तीनों खबरें आपको बतानी जरूरी थी क्योंकि ये तीनों उस बड़े सच का हिस्सा है जिन्हें मुख्य धारा की गोदी मीडिया में जगह नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अपने बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।